actors. So tell me, how did this happen and you love playing the antagonist? वैसे मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है कि मैं बस होता जा रहा है, फ्लो में हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने ये स्क्रिप्ट मेरे सामने रखा गया था और मैंने ये कहानी सुनी, मुझे एकदम क्योंकि मैं बंगाल से हूँ और इस चड़क कल्चर के साथ मेरा एक एसोसिएशन है और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में इस तरह के सब्जेक्ट्स पे काम हुए नहीं थे। मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर इस तरह की फिल्मों में मैं हूँ। और ये कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है कि एंटागनिस्ट है, ये तो कहानी बताएंगे और आप देखने के बाद बताइएगा। ग्रे शेड्स होते हैं और एक लालच होती है एज एन एक्टर की कोई प्री प्लान नहीं है कि मैं ऐसा ही कैरेक्टर करूंगा और ऐसा नहीं है, बस एज एन एक्टर एक्सप्लोर करता है। आप प्लीज ऐसी लालची रहिए और ऐसी कमाल के किरदार करते रहिए जहां पे आपको ऐसे ही तालियां बटोरने का जो मौका है वो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर परफॉर्मेंसेस। थैंक यू, जोरदार तालियां हो जाए। सुब्रत, दिस वाज फॉर यू। मुझे बताएं, जूलॉजी पढ़ते पढ़ते, एमबीए करते करते, देन यू गेट इनटू एडवर्टाइजिंग, आप मॉडलिंग कर लेते हो और अब फाइनली इतने सालों के बाद ये जर्नी यहां तक पहुंच गई है, चरक तक, जहां पे एक बहुत ही कमाल का किरदार आप प्ले कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, यहां तक पहुंचने पे, ये पूरी जर्नी को अगर आज इस मंच पे हमारे मुंबई के जो रॉक स्टार्स हैं सारे मीडिया से, उनके सामने सम अप करना हो तो क्या बोलेंगे? मैं यही कहूंगा कि लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक। वाह। मैं आई बिलीव इन मैजिक रियलिज्म एंड ऑल्सो डार्क सीक्रेट्स बहुत होते हैं सोसाइटी में। इसी के ऊपर ये एक कहानी है और मुझे लगता है कि अभिनेता, उनका काम है डाकिया की तरह एक लिफाफा जो लिखा है डायरेक्टर, उनके जरिए ऑडियंस तक पहुंचाना। बस इससे सोचना या समझना उनका काम है। मैं बिल्कुल लेबर की तरह काम करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सोचने समझने की जो जिम्मेदारी है ये मैं नहीं लूंगा। बस उसको कैसे स्क्रीन में उस इमोशन को लाना है ताकि ऑडियंस तक पहुंचे, दर्शकों तक पहुंचे। और मैं बोलूंगा जैसे गॉड्स ओन चाइल्ड, तो मैं सुदीप्तो सेन ओन्स चाइल्ड, क्योंकि काफी हद तक 99% फिल्मों में मैं सर के साथ हूँ, दादा के साथ हूँ, हम प्यार से दादा कहते हैं। और ऑन्सेम्बल कास्ट में बहुत लोगों के साथ काम कर चुका और एनएसडी की जो ट्रेनिंग है वो मुझे काफी हद तक यहाँ तक पहुंचने की मदद की है। और अभी तक मुझे लगता है कि आई एम नॉट ए गुड एक्टर बट आई एम ए गुड स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग। सो दैट्स ऑल। और आप सभी को शुक्रिया और पेन मूवीज को अलग से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और डायरेक्टर साहब शीलादित्य मौलिक और जिन्होंने मुझे कास्ट किया, राजेश भट्ट साहब इधर बैठे हैं, उनके साथ पहले भी काम किया। जो पिक्चर बहुत जल्दी रिलीज होने वाली ओटीटी में, उसको अभी सीक्रेसी में ही रहना चाहिए, सीक्रेट रहने दीजिए। और दादा के साथ काम करना हमेशा एक जिम्मेदारी होती है। दादा बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, दादा बोलते करो। तो मुझे लगता है कि इफ आई एम गेटिंग मनी सो इट्स माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना होमवर्क मुझे करना चाहिए। और बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। बाकी इस कहानी चड़क की कहानी में जो डार्क सीक्रेट सोसाइटी में ईच एंड एवरी सोसाइटी इन द होल वर्ल्ड ऐसे बिलोंग करते हैं, उसको जमीन से खोद के, जो हम कहना नहीं चाहते, उसको सामने लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है और मैं उसका हिस्सा हूँ छोटा सा। तो आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड थैंकफुल टू सिटिंग टी सिनेमास, सुदीप्तो सेन फिल्म्स एंड सर सुदीप्तो सेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दादा, जोरदार तालियां हो जाए। नाउ मूविंग ऑन टू नलनीश नील साहब। सर, इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू। थैंक यू। एंड अभी अगर मैं इस फिल्म की बात करूं, यहाँ पे दिग्गज कलाकारों के साथ, ऑफ कोर्स कमाल के डायरेक्टर, कमाल के प्रोड्यूसर, व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, जितना भी कहते हैं कि प्यार जो मिलता है उसके लिए जितना भी थैंक यू छोटा सा वर्ड है। और ऑलवेज जो है मैं सुदीप्तो दा के साथ में काम करना चाहता ही था मैं। एंड मुझे बहुत आई एम ब्लेस्ड कि मतलब इस फिल्म में मैंने काम किया और सुदीप्तो दा उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया। और ये फिल्म एक्चुअली जब इस फिल्म के जो को राइटर हैं एंड आई थिंक और भी अमरनाथ झा भैया, तो उन्होंने जैसे मेरी उनसे बात होती थी, देन मीटिंग के लिए बुलाया और ऑफिस में ही, देन दैट वाज लाइक सरप्राइज काइंड ऑफ फॉर मी। तो मुझे स्क्रिप्ट नरेट करवाई, तो मैंने वो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। और उससे पहले मेरा अमरनाथ झा भैया ने काम देखा हुआ था। एंड ये फिल्म एक्चुअली मैं यूपी से हूँ और
बहुत सारी हमारे इंडिया में रूटेड कहानियां बहुत हैं जो कि अभी एक्सप्लोर हुई नहीं हैं और लोगों को करना चाहिए। उनमें से वन ऑफ द चरक ये है। और मैं भारतीय नाट्य अकादमी BNA लखनऊ से पढ़ा हुआ हूँ ड्रामा से, तो मैंने बहुत सारी बुक्स एंड चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं और मुझे लगता है ना इन जैसी कहानियों पे काम होना बहुत ज़रूरी है। जो कि मेरा इसमें जो किरदार है जगन का, दैट वाज लाइक बहुत 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 अच्छा है। एंड कहीं न कहीं आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये फिल्म मेरे लिए बहुत खास है और ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड जो छुप छुप के आप वहां से देख रहे हो ना सबको, मेरे को आपसे थोड़ा शक ही हो रहा है आपके ऊपर, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरे को शक है आपके ऊपर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द म्यूजिक डायरेक्टर साहब। दादा प्लीज बताइए, दिस इज फैबुलस, यू नो, सच में गूज बम्स वाली बात जो हम सब यहाँ पे कर रहे हैं, दिस इज नॉट योर रेगुलर फिल्म, राइट? ये थोड़ा हटके है। व्हेन यू मेक अ फिल्म लाइक, व्हेन यू मेक म्यूजिक फॉर अ फिल्म लाइक दिस, खुद की मनोस्थिति क्या होती है? नमस्कार, मेरा नाम है विशाख ज्योति। इस फिल्म का जो मेन फेयर ऑफ फेथ, उसमें पूरी कहानी इस पे छुपी हुई है। क्योंकि जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे भय नहीं होता है, जहाँ पे भगवान है वहाँ पे भय नहीं होता है। भय शब्द जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ नेगेटिव। जहाँ पे शैतान होता है वहाँ भय होता है। तो जहाँ अंधविश्वास है वहाँ भय है, जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे भय नहीं है, वहाँ पे समर्पण है। तो चड़क बचपन से, मैं भी बंगाल से हूँ, मुझे मेरा जो ये अटायर आप देख रहे हैं इससे पता चल रहा है कि मैं बंगाल से हूँ। तो बचपन से मैंने चड़क देख के बड़ा हुआ है। और दादा के साथ ये मेरी आई थिंक थर्ड फिल्म है जो रिलीज फिल्म है, फीचर फिल्म। मैंने केरला स्टोरी, इन्होंने, इनका ये स्वभाव है, ये हमेशा मुझे ऐसे मतलब वो बोलता है ना कि स्क्रूइंग करते रहते हैं कि ये। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे अंदर जो चीज़ है जो मुझे खुद ही नहीं पता है, वो ये इन्होंने खुद के ऐसे निकालते हैं। अच्छा ये ऐसे निकालो, ऐसे निकालो। और इस फिल्म के लिए जो ब्रीफ मिला था, फाइनल ब्रीफ जो आया था दादा से, शील से, शीलादित्य मौलिक से, कि हमारी ये जो फिल्म है इसकी जो रूट्स है म्यूजिक के जरिए हमको वो लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर हम देखते कि साउथ के फिल्म्स हो गए या पंजाबी बीट्स हो गए या यूपी के बीट्स हो गए, कोई भी ऐसे हर एक चीज़ जो है वो बीट्स पे होता है। तो बंगाल के भी एक 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर दूर आप चले जाओगे, खाना चेंज होता है, म्यूजिक चेंज होता है बंगाल में, है ना। तो उस पॉइंट पे ये बहुत डिफिकल्ट था कि इतना बड़ा साउंडस्केप भी बनाना है, क्योंकि फिल्म का है साउंडस्केप, और उसके साथ हमको रूट्स भी संभाल के रखना है म्यूजिकली। तो ये बहुत सच में बहुत ही एक चैलेंजिंग था, बाकी फिल्म से ज़्यादा चैलेंजिंग ये फिल्म था। तो मैंने जब अनंत दादा से इस गाने के बारे में जिक्र किया, हमने बहुत सारे गाने रिसर्च की, उनमें से एक गाना हमने सिलेक्ट किया, दादा और हम कहीं घूमने गए थे, याद है दादा, हम घूमने गए थे। तो सुबह ब्रेकफास्ट पे हम लोग बैठे थे, बैठ के हमने 4-5 गाना दादा को सुनाया। तो बोले फोक सॉन्ग, जो बंगाल के फोक है, मिट्टी की जो सॉन्ग है, तो वो सुनाया था। उनमें से हमेशा एक चीज जो चौड़क में चौड़क के जब भी ये फेस्टिवल होता है तो उसमें ये एक शब्द हमेशा यूज होता है म्यूजिकली, हरो गोरी प्राणनाथ माथार ऊपर जगन्नाथ এই বার उद्धार करो शिवो 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 है। तो इसका जो ट्यून है वो फोक ट्यून है, आंखों आगे घटे जब वो जो लगे असंभव मानो तो विश्वास, नहीं मानो तो वो चमत्कार। तो ये अनंत दा ने ये जब मुझे दिया ये लाइन, तो ये तो चमत्कार वैसे ही हो गया इस लाइन से। पूरी कहानी इस गाने में, फिल्म की जो कहानी है ये पूरी इस पिक्चर में इस गाने के जरिए आपको पता चल रहा है। और हम आते इसकी फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर, जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस फिल्म में गाने के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर में भी कितना हमने एक्सपेरिमेंट किया है। हमने चेम्बर स्ट्रिंग्स के लिए हम चेन्नई गए थे। आप सोचिए
कि एक रूरल फिल्म है, एक रूरल कहानी है, एक रूट्स की कहानी है, उसके साथ कैसे एक वेस्टर्न चेम्बर स्ट्रिंग्स को हमने ब्लेंड किया है। जो आप देख रहे हैं कि 10-15 ढाक एक साथ बज रहा है, जो पूजा का ढाक होता है वो हमने लाइव किया है, और वो कलकत्ता में ही मिलेगा आपको। जो ऑथेंटिक साउंड है वो कलकत्ता में ही मिलेगा, वो और कहीं नहीं मिलेगा आपको, मुंबई में भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम गए थे कलकत्ता, मैं, मेरा टीम, सम्राट बैठा हुआ है मेरा म्यूजिक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए। तो हमने बहुत मेहनत की। जब आप ये पिक्चर देखेंगे म्यूजिकली आप लोगों को आई थिंक बहुत सरप्राइजिंग लगेगा, और गाना और भी रिलीज होने वाला है। अच्छा एक और बात है, इस फिल्म में इस गाने के साथ एक और नया वॉइस भी है जिनका नाम है किंजल चैटर्जी। तो नहीं आया है, तो किंजल एकदम फ्रेश नया टैलेंट है। तो हमने दादा को जब सुना है उसका वॉइस, दादा ने बोला कि ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम ऐसे मिलता है कि कोई नया टैलेंट को आप मौका मिलता है एक फीचर फिल्म, बड़े पर्दे के लिए, आवाज के लिए। तो यहाँ पे किंजल जैसे नए न्यू कमर्स और एकदम फ्रेश वॉइस भी आपको सुनने को मिलेगा, और शंकर महादेवन जैसा लेजेंड म्यूजिक कंपोजर सिंगर जो मेरे खुद के आइडल हैं, जिनके गाने सुन के, जिनके म्यूजिक सुन के मैं इंस्पायर होता हूँ, उनके साथ मेरा ये दूसरा कोलैबोरेशन है। और आई एम श्योर उनके गाने जब आएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। आई एम श्योर दादा, जोरदार तालियां हो जाएं। हमने दिमाग में रखा, उसको हमको आर्ग्यू करना पड़ा, बताना पड़ा। फिर जयश्री महाकाल से शुरू हो रहा है। कहीं ना कहीं जो अघोरी बाबा दिखाया है वो थोड़ा सा मैं इस फिल्म की कहानी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हेलो मैं इस फिल्म की कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो मैंने शुरू में साथ में और भी एक लाइन बोला था कि एक ब्लर लाइन है, हाँ। विश्वास और अंधविश्वास। ये जो ब्लर लाइन है, ये ब्लर लाइन हमने बड़ी कॉन्शियसली हमारी स्क्रिप्ट में, हमारी ट्रीटमेंट में हमने ये लाइन को क्रॉस नहीं की। हमें एग्जैक्टली उसी जगह पे बात करना था। आपने जैसे हर हर महादेव बोलने वाले साधु को देखा, बैकग्राउंड में ये भी सुना कि तुम जैसे पखंडियों के लिए साधु समाज पूरे वो हो रहा है। इस तरह की इसको बैलेंसिंग एक्ट नहीं बोलेंगे, बट as we were aware about this dangerous part of getting into that domain of dealing with tantra sadhana or sadhu samaj, so we were extremely conscious in our treatment. And to be very honest, not only with my actors but also in every aspect, sound ho gaya, editing mein, music direction, every aspect, we kept this aspect very very consciously हमने डील किए। तो आई एम श्योर कल आई विश आई कुड प्ले द साउंड कन्वर्सेशन विथ माय रिव्यू कमिटी विथ इन सेंसर बोर्ड। ये एस्पेक्ट्स मुझे बोलने का और उनको समझने में ये जो कमियां हो रहा था वो क्लियर हो गया, और उनको वही वैल्यूज लगा इस फिल्म में। और एंड में जो सीनियर सब बोर्ड मेंबर थे, उनको ये बोला कि इस देश में इस तरह की और फिल्म बनना चाहिए, और आपको सिर्फ इस फिल्म बनाने की साहस के लिए ही अलग से तारीफ मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है हमने कभी कोई बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ही सेंसिटिव था, लेकिन हमने वो लाइन क्रॉस नहीं की। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इस टीम सुदीप्तो दास के लिए है। दादा आपने पहले ही कह दिया कि आई एम अ कंट्रोवर्सी चाइल्ड। फेवरेट चाइल्ड, सुदीप सेन कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड। फेवरेट चाइल्ड। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लो आपसे। ये केरला स्टोरी 2 को लेके है। बस आप समझ नहीं, मतलब मैं एज्यूम कर सकता हूँ। केरला स्टोरी जब शुरू हुई थी, हाँ जी, वो मतलब उसमें मैं तो मतलब लाइक 10-12 साल से हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। जी, आज एक नया फिल्म लेके आए, Yes. उसके बारे में इतने बातें हुई है, इतने Yes, बात sir. करे, और जब हम लोग बात कर रहे हैं, वो लोग लीगल बैटल लड़ रहा है कोर्ट में, तो मुझे लगता है कोर्ट को अपना वो करना चाहिए, हमें चढ़क के बारे में बात हम करना उसके बारे में चाहिए। बात कर ही नहीं रहे अच्छा, सर। ठीक है। हमारा बात इतना ही पूछिए। है कि क्या
चरक और केरला 2 साथ में रिलीज करने के पीछे कोई कॉन्शियस डिसीजन था या नहीं ऐसा नहीं ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। मतलब ना कोई इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ, बंगाल के इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन नहीं था। बेसिकली क्या है, फिल्म कंप्लीट करने के बाद जो प्रोड्यूसरों की पैसा लगता है ना, वो चाहते हैं जितना जल्दी हो सके रिलीज हो जाए। तो हमारे साथ भी यही हुआ। जिस दिन जयंतीलाल गाधा को फिल्म दिखाया, फिल्म का खत्म हुआ, कमरे का लाइट बुझा, जला और जयंती भाई बोला कि सुदीप तो अभी करते हैं इसको। मतलब इस तरह की सेंसिबल लोग, इस तरह की गुड हार्टेड लोग अगर इंडस्ट्री में रहे तो मुझे लगता है कि किसी को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि हमारी जैसे फिल्म मेकर का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता है। आप फिल्म बेशक 400 करोड़ कमा लिया ना, अगले दिन से मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया और अभी भी चलता है, क्योंकि स्टूडियोज हमारी फिल्म नहीं लेना चाहते हैं। लोगों को लगता है ये कंट्रोवर्सी होगा, बैन हो जाएगा, केसेस चलेगा, तो हमारी फिल्म लेते नहीं है। लेकिन जयंती भाई की एक्सप्रेशंस देखने के बाद मैंने और सोचा नहीं कि केरला स्टोरी आ रहा है या धुरंधर 2 आ रहा है। जिस दिन जयंती भाई ने डिसाइड किया उसी दिन मैंने बोला चलिए हम लोग रिलीज करते हैं, है ना कुशल भाई? सुदीप्तो सर, जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि हमने सुना है कि जब आपको केरला 2 बनाने का ऑफर आया तो आपने कहा था कि मैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड की स्टोरी नहीं ऐसा नहीं बोला था, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया गया। वो रिकॉर्डिंग अभी तो मैंने इंस्टाग्राम में भी डाला, क्योंकि मैंने ये बोला था कि केरला के साथ मेरा 10 साल की रिलेशन है। जो केरला स्टोरी मैंने बनाया था उसकी एक एक डायलॉग और एक एक शॉट के साथ मैं जुड़ा हूँ। आई कैन डिफेंड अप टू हेल, एक एक शब्द को मैं डिफेंड कर सकता हूँ और मेरे पास पुख्ता सबूत है। जब केरला स्टोरी 2 की प्लान हुई तब भी मैं जुड़ा हुआ था और विपुल जी लास्ट दिन तक मुझे बोलते गए कि दादा आप ही को डायरेक्ट करना है। लेकिन जब ये डिसीजन हुई कि केरला स्टोरी 2 में केरला का एक स्टोरी होगा, बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्टोरी होगा, तो मैंने बोला था मेरा इनके ऊपर कोई रिसर्च वर्क नहीं है। जो केरला स्टोरी 1 के लिए था, प्रेरणा नहीं था, मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर रिपोर्ट और व्हाट्सएप फॉरवर्ड। तो मुझे उतना ही टाइम लगेगा इसके ऊपर स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और वो टाइम मैं देना नहीं चाहता। मैं एक जगह पे रुके हुए नहीं रहना चाहता। मैं आगे, मुझे और भी स्टोरी बोलना है, चरक बोलना है, इसके आगे 2-3 और स्टोरी बोलना है। तो इसलिए तो इंडिया टुडे वाले ने बड़ी मतलब उनकी कंफर्ट जोन से बीच की उठा लिए और बोल दिए कि मैंने ये डेरोगेटरी टर्म में नहीं, मैंने बोला था मेरी नॉलेज मध्य प्रदेश में जो लाभ जिहाद की इंसिडेंट्स हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके बारे में मेरा नॉलेज सीमित है व्हाट्सएप पर, उसपे मैं गहराई में नहीं गए। अभी जो डायरेक्ट कर रहा है फिल्म को, मैंने सुना कि वो बहुत डिटेल में काम किया है। सो मतलब इतना ही था मेरी काम। तो मैंने जैसे बोला खोद के इन्होंने म्यूजिक निकाला, तो आपने जो रिसर्च है वो कैसे किया, वो प्रोसेस थोड़ा जानना चाहेंगे। एक तो चरक बचपन से हम लोग चरक के साथ, चरक का हिस्सा है। मैंने जैसे बोला था चरक चैत्र की महीना में होता है। चैत्र इस 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, और हमारी स्कूलों में एग्जाम खत्म हो जाता था फरवरी में, तो हमें जो पॉकेट मनी देते थे घर से, वो बचा के रखते थे चरक मेला में, मतलब मजा करने के लिए। तो चरक के साथ हमारी एकदम मतलब ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है, बचपन से वही देखते थे। उस समय पे बलिया होता था, वो अघोरी प्रैक्टिस चलते थे। अघोरी प्रैक्टिस मतलब डेड बॉडी के ऊपर बैठ के ये प्रेयर करना, उसकी ह्यूमन स्काल लेके खेलना, ये सब था उसका। वो हमारे लिए बड़ा अट्रैक्शन था। लेकिन अलग अलग गवर्नमेंट ने ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस को, ये अघोरी प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे पहले बैन किया, उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, जहां जहां बहुत ज्यादा हद तक ये प्रैक्टिसेस चलता था, वो बैन कर दिया गया। तो जब ये बैन कर दिए गए, मेजर अट्रैक्शन कम हो गया। तो जैसे वेस्ट बंगाल में आज से 10 साल पहले 102 या 103 चरक होता था, उड़ीसा में करीबन 70-75 चरक होता था। अब वो संख्या अब 16, 17, 18, 20 में आके रुक गए। तो हमारे लिए जब हमने डिसाइड की कि इस फिल्म को बनाएंगे, संजय की कहानी जब हमने पढ़ा, तो पर्टिकुलरली फारूक भाई, संजय, मैं, हम लोग मिलके ये ह्यूमन सैक्रिफाइस की जितने इतिहास है वो हमने निकालने लगे, और इतनी स्टार्टलिंग फैक्ट्स मिलने लगे कि जो मोस्ट अनसस्पेक्टिंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी आल्सो आर पार्ट ऑफ दिस हीनियस क्राइम ऑफ चाइल्ड सैक्रिफाइस।
और साथ में इस तरह की आउटरीच प्रैक्टिसेस। सो हमारी जो चैलेंज था, बेसिकली ये चैलेंज की मेन हिस्सा हमारे जो राइटर है फारूक भाई, उन्होंने निभाया। कुछ हद तक अमरनाथ ने की, कुछ हद तक मैंने और शिलादित्य ने भी, हम लोगों ने की। ये क्योंकि ये जो रिचुअल्स है, जो आपने देखा, ये जो ये जो वो करना, छेद करना, और ये जो देखा, ये रियल शूट फुटेज है। हम लोग ओरिजिनल चरक में जाके शूट किए हैं। ये अभी भी होता है? अभी भी होता है। तो ये जो ब्लर एरियाज था कि जो रियल में होता है और जो हमें शूट करना है, क्योंकि एक एक चीज की ऑथेंटिसिटी चेक किया जाएगा इस तरह की सेंसिटिव सब्जेक्ट में। हम तैयार थे, हमारी रिसर्च मटेरियल लेके हम लोग सेंसर बोर्ड में गए थे। तो ये बेसिकली सोशल रिसर्च था, बेसिकली वो प्रैक्टिसेस के बारे में। तो हमने 1 साल पहले चरक का फुटेज इकट्ठा किया। हमने अपने 4 कैमरा लेके अलग अलग चरक में जाके शूटिंग की, वो सारे फुटेज इकट्ठा की। उसके साथ पुराने किताबें, रिलीजियस बुक्स, क्या क्या सैंक्शन है, क्या क्या परमिशन नहीं है, ये सब हमने रिसर्च इकट्ठा करके देन स्क्रिप्ट लिखा गया था। तो आज की तारीख में मैं आपको ये क्लेम कर सकता हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट होगा लोगों को देखने के लिए ये फिल्म, क्योंकि काफी पेनफुल पार्ट्स है फिल्म में, लेकिन उसकी एक एक चीज ऑथेंटिक है और रियल लाइफ सिचुएशन से लिया गया है। सुदीप्त सर, जैसे आपने कहा कि सर टुवर्ड्स योर लेफ्ट यहाँ, सर जैसे आपने कहा कि रिव्यू कमेटी ने आपको कहा कि आप कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर का टैग दे दिया एक आपको, लेकिन जब धुरंधर और एनिमल जैसी फिल्में आती है जिसमें एक्सट्रीम वायलेंस है, तो उनको मतलब इतनी लिबर्टी मिलती है, लेकिन चरक जैसी फिल्म जो कि रियलिटी के ऊपर बात करती है, उसको जो है कंट्रोवर्शियल फिल्म कह के मतलब एक फिल्म मेकर को इतना स्ट्रगल कराया जाता है, रिव्यू कमेटी तक ले जाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में? मेरा ये बात तो ये आज नहीं, मैं 2013-14 से हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे अलग अलग फोरम में। ये अद्भुत एक दो डबल स्टैंडर्ड है हमारी सेंसर बोर्ड बोलिए या होल जो प्रैक्टिसेस है सरकारी, जो कानून आज से 50 साल पुराने, आज जो सेंसर बोर्ड की सिनेमाटोग्राफिक एक्ट है वो 1943 का है, लिखते हैं सिनेमाटोग्राफिक एक्ट 1943। कुछ साल पहले श्याम बेनेगल साहब की एक रिपोर्ट सेंसर बोर्ड ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसकी कानून अभी तक, उसकी जो इम्प्लीकेशंस था उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कराया गया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, उसमें ना हम लोग कुछ कर नहीं सकते, मैक्सिमम हम लोग आवाज उठा सकते हैं। अभी रिसेंटली कल 2-3 दिन पहले इंपा से एक लेटर गया है सेंसर बोर्ड में, कुछ डिस्क्रिपेंसीज के बारे में बात कर रहा है। तो बात ये है, हम लोग सफर तो करते हैं सर, केरला स्टोरी के टाइम पे किया, बस्तर के टाइम पे किया। आप सोचिए आज जो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त अनाउंस कर रहा है गवर्नमेंट और इतने सारे डिस्कशन हो रहा है वर्ल्ड वाइड, उसके समय पे तो 2 बार रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई थी। कल की जो मीटिंग था, कल जो रिव्यू कमेटी की मीटिंग था, इट वाज रियली ग्रिलिंग टाइम। मतलब एक समय पे लग रहा था कि मैं हार्ट फेल करके वहीं पे बैठ जाऊंगा, ऐसा सिचुएशन था। बट ये आप लोगों के हाथ में है। हम लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं, हम लोग अलग अलग फोरम में बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन आप लोग सिर्फ फिल्म को अगर फिल्म की तरह रिव्यू करने के साथ साथ हमारी जो पेन से, जो एगनी से जाना पड़ता है, उसके बारे में आप लोग लिखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आई एम वर्षा, अपडेट नाउ। मैं सुब्रत दत्ता से पूछूंगी यस मैम, कि चरक पर काम करने से आपके अंदर आंतरिक कुछ आस्था या अंधविश्वास जैसा कुछ हुआ है बदलाव, और आपके जीवन में कुछ ऐसा अनुभव हुआ है? देखिए मेरे हाथों में कोई अंगूठी नहीं है और मैंने नाम भी चेंज नहीं किया। अक्सर ये होता है कि जब आप एक्टिंग करते तो नाम चेंज करते हैं, अंगूठियां पहनते हैं। मैं इसलिए विशाख को नहीं बोल रहा इतनी बड़ी सी अंगूठी पहनी, बहुत महंगी है। मुझे डायमंड्स की शौक है। हाँ, ये डिपॉजिट किया है, ये कल महंगा बेचेगा। सो मुझे ये नहीं है, मेरा काम डाकिया की तरह है, और जो गिवन सर्कमस्टेंसेस उसी पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में कैसे बिहेव करना, दैट्स माय होमवर्क। सो मैं ऐसे किसी अंधविश्वास में ना मेरा पहले था, ना अभी है, ना 50 साल का हो चुका हूँ तो भविष्य में भी रहेगा, ज़्यादा दिन तक तो नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि विश्वास
से ज्यादा अंधविश्वास तभी आता है जब आदमी डरता है। जो विशाख ने बोला वही मैं वो करूंगा। मेरे जिंदगी में मेरा जो फिलोसफी है उसमें डर नाम की कोई चीज ही नहीं है, तब तो मैं एक्टिंग ही नहीं कर सकता था। सो थैंक यू मैडम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस, बट आई नेवर बिलीव काइंड ऑफ कोट अनकोट अंधविश्वास। थैंक यू सर। I would like to have one question to Saidur. Ma'am, I'll come to you. Yes. Well, she'll just complete. आपका अपना इस चरक में कुछ किरदार के बारे में बताओगे? मैं जी इसमें आपकी अंधविश्वास और आस्था कितनी है? परमिशन नहीं है इसको बोलना। लेकिन हाँ, मैं एक हर कैरेक्टर के साथ जो मैं करता हूँ, हर एक्टर वही करता है कि एक पर्सनलाइजेशन, वो चरित्र मेरे अंदर कहाँ तक है और मैं उस चरित्र तक कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। ये चरित्र आप देखेंगे, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन ये जिस दुविधा और द्वंद से गुजर रहा है, व्यक्तिगत जीवन में मैं किस द्वंद में हूँ या था उस दौरान, कैसे जुड़ता हूँ, ये मेरा अपना प्रोसेस है। लेकिन है, हर इंसान का अपना एक प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, और एक लेवल के बाद वो उम्मीद तो कर सकता है, कई बार वो उम्मीद खो देता है और विश्वास और अंधविश्वास के बीच में वो टटोलता है। मैं व्यक्तिगत जीवन में ऐसा करता नहीं हूँ, अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है और मैं होता तो क्या करता, इस तरह के इंसान को मैंने देखा हुआ है, तो मैं उस बारीक जो लाइन है उसके आसपास मैंने अपने आप को पाया, और यही मज़ा है एज एन एक्टर। तो इस कैरेक्टर के साथ रहते हुए मुझे कुछ हुआ है पर्सनल लाइफ में जो मैंने इस कैरेक्टर के साथ। ये एक्चुअली मैं ऐड कर दूं मैम, शाहिदुर, अंजलि, ये जो 2-3 कैरेक्टर है, ये फिल्म में थोड़ा सा ग्रे शेड में है, तो इन लोगों के सामने हमारी रिक्वेस्ट था कि अपने कैरेक्टर के बारे में ना करें। अभी अंजलि, अच्छा है कि अंजलि नहीं है क्योंकि अंजलि शूटिंग कर रही है, नहीं तो आप लोग उससे तो निकाल ही लेते। थोड़ा सा फिल्म देखने के लिए वेट कर लीजिए। तो थैंक यू। मैं इसलिए मैं ये सब बातें रखने के लिए मैं बहुत महसूस कर रहा था कि कैसे बताऊं। ठीक है, फिल्म देखिए। सर मेरा सवाल फिर थोड़ा अभी चेंज हो जाएगा, क्योंकि as an actors, for all of you it must have been very intense experience and out of comfort experience. तो रिलैक्स होने के लिए आप in between the shots क्या करते थे? बताओ नलिनी। नहीं, सबके लिए है, सबके लिए है सवाल। देखिए, एक्टर को जब कोई कैरेक्टर मिलता है तो ऑब्वियसली हम उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि अपना 100% दें उसमें। एंड जब हम कैरेक्टर में होते हैं तो हमारी ड्यूटी होती है उस कैरेक्टर को परफॉर्म करना। देन आफ्टर लाइक कट, सो हमको उस मूड में रहना पड़ता है, बट अगर 24 आवर अगर हम उसी मूड में रहेंगे तो थोड़ा सा वो एक्टर के लिए थोड़ा एक मोनोटोनी काइंड ऑफ होने लगता है। तो हम बीच में जैसे मौज मस्ती भी करते हैं, जैसे बहुत सारे एक्टर्स करते होंगे। मेरा क्या है, जैसे मैं जब बीच में रहता हूँ तो अपने आप को खुश करने के लिए मैं गाना गाता हूँ। तो एक्चुअली हाँ, लोकेशन इतना खूबसूरत था, लोकेशन भी इतनी खूबसूरत है वहाँ की, इतनी हरियाली। मेरे पास पिक्चर्स हैं, मैं जो BTS हैं आफ्टर रिलीजिंग द फिल्म आई कैन लाइक अपलोड। तो इतनी लोकेशंस इतनी प्यारी प्यारी थी, वहाँ पर हम लोग बहुत घूमे। एंड जो मैं बताने वाला था कि मैं इन बिटवीन क्या करता हूँ, अपने आप में गुनगुनाता रहता हूँ खुद को। मेरे साथ लड़ाई करता था। इनके साथ मैं लड़ाई करता हूँ, और पहले भी आप लोग देख चुके होंगे, हम लोग 3 स्मोकिंग बैरल्स में साथ में ही थे। तो बहुत अच्छा लगता है, और कहीं न कहीं अपने आप को बूस्ट करने के लिए। पिक्चर में भी मेरे साथ लड़ता है, और शॉट के बाद भी लड़ता है, अभी भी लड़ रहा है, सुबह भी लड़ा है। हमारी चलती रहती है। हमारे सीनियर हैं और हमारे हमसे बड़े हैं। हमने बहुत कुछ सीखा। मैं तो इनके बारे में बहुत बोलता भी रहता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला कि मैंने कैमरा एक्टिंग जो है इनसे सीखी। चड़क पिक्चर की खासियत ये है, जो दोनों का सवालों का जो मैं जवाब देना चाहता हूँ,
इफेक्ट जो सिचुएशन अंगना ने यहाँ पे है, जो आर्ट डायरेक्टर हमारे बीच में बैठी हुई है या हमारा जो डीओपी साहब है प्रशांत, उन्होंने उसके बाद में ज्वाइन का नाम क्या था, मानस जी। तो जिस हिसाब से उन लोगों ने एम्बियंस क्रिएट कर देते हैं, तो जब आप मेकअप वैन से या कॉस्ट्यूम भी ऐसे डिजाइन किया गया, जब आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इट बिकेम मच मोर उस किस्म का कैरेक्टर करना जो अंधविश्वासी है या नहीं है वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन वो माहौल से आप इतना जज्ब हो जाते हैं तो आपको वो किरदार निभाना बहुत आसान हो जाता है। और इसमें आप देखिएगा यहाँ पे स्टार नहीं है, सो कॉल्ड जिसको कहते हैं स्टार, वो एक्टिंग की जरूरत नहीं है, उनको देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन इसमें स्टोरी को कन्वे करना होता है, तो परफॉर्मर की जरूरत है। तो परफॉर्मेंस का वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिल्म एक्टिंग इज नॉट ए स्टेज कि वो देखो चांद है, आप लोग देखेंगे चांद। जैसे प्रशांत जी बैठे हैं, मेरे सबसे पुराना मित्र है, जब मैं पहली बार माधुर जो पिक्चर किया था माधुर तब से जानता हूँ, मेरा थिएटर भी देख चुके हैं। तो ये पे वो माहौल जब बन जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। सो थैंक्स टू सिटिंग टी सिनेमास एंड द प्रोड्यूसर सुदीप सेन एंड आल्सो माय डायरेक्टर एंड आल्सो द 22 डिपार्टमेंट है, 22 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब जाके पिक्चर बनती है। सो वो बहुत जरूरी है कि हम, इट्स अ कम्युनिटी वर्क, बट मेन तो वो है जिसके दिमाग में आया जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो प्रोड्यूसर इज ऑलवेज गॉड। How you were relaxing yourself? Like, what was your way of dealing with that intensity? जी, मैं खूब स्केचिंग करता रहता था। मुझे याद है मैं बीच बीच में मैं निकल जाता था, वहाँ के लोकल कुछ जो वहाँ के लोकेशंस के लोग हैं उनके साथ बैठ के मैं घंटों भर मैं रहता था, और बिटवीन द टेक्स मैं फोटोग्राफी भी कर लेता था। और हाँ, All right, so we'll take one last question, right? शुरू प्रशांत दिस फ्रॉम एनडीटीवी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने केरला स्टोरी 1 बनाया, डायरेक्ट किया, तो टैग लग गया, इस फिल्म के बाद शायद दूसरा टैग लग जाए, तो ये जो आपकी आइडेंटिटी है वो आप उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे वही मैं इसलिए तो मेरा बात, जब मैंने इधर आ रहा था तो मुझे प्लान था कि मैं कुछ फॉर्मल बातें करूंगा, लेकिन आने के बाद मुझे वही महसूस हुआ, कंट्रोवर्सी की फेवरेट चाइल्ड। अभी क्या हुआ कि केरला स्टोरी और बस्तर के बाद एक किस्म का पॉलिटिकल स्टैंपिंग हुआ, और आई एम श्योर इस फिल्म के बाद सेंसर बोर्ड से लेकर आगे 6 तारीख को रिलीज होने के बाद डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंपिंग। सो मुझे ऐसे, मतलब मैंने मान लिया कि मुझे आगे की जिंदगी ऐसे ही एक कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी, कंट्रोवर्सी, इसमें ही मुझे जिंदा रहना है। तो मैं, ये मेरे लिए न्यू नॉर्मल है प्रशांत जी। प्रोड्यूसर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना तो मैं आपको बोल सकता हूँ, मैं आगे फिल्म खुद प्रोड्यूस नहीं करूंगा, इतना डिसीजन मैंने ले चुका हूँ। मेरे से पॉसिबल नहीं है ये प्रेशर झेलना। मेरे टीम में बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, मैं तो सिर्फ फिल्म ही बनाऊंगा, क्योंकि एक फिल्म सफिशिएंट था। नहीं, मुझे सीरियसली मुझे ये फीलिंग हुआ कि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं या तो अच्छे प्रोड्यूसर दोनों नहीं बन सकते एक साथ। मुझे अच्छे इंसान बनना मेरे लिए प्रेफरेंस है, तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा प्रशांत जी। सुदीप सर, जैसा इधर यू लेफ्ट हियर, तो आपने कहा ना आपको इतने टैग मिले, ये न्यू नॉर्मल है आपके लिए, तो इससे अलग जाने का मन नहीं है, थोड़ा सा अलग? नहीं मैम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं कोई कंट्रोवर्शियल फिल्म नहीं बनाता। मैं वही फिल्म बनाता हूँ जो सब्जेक्ट मुझे अपील करता है। केरला स्टोरी मैं प्लान करके नहीं बनाया था। 2014 में समथिंग हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी इन केरला, कोची में था मैं, उससे केरला स्टोरी की शुरुआत हुई थी, और जो फिल्म आके 2023 में फिल्में आके खत्म हुई। बस्तर सेम सिचुएशन, मैं नक्सलवाड़ी मूवमेंट से, नक्सलवाड़ी से 40 किलोमीटर दूर एक शहर में मैं जन्मा था, तब से लेके बस्तर तक ये मेरा जिंदगी में कई बार 50 बार 60 बार शायद मैं बस्तर जा चुका हूँ। तो बस्तर हुआ, चौरक भी एग्जैक्टली ऐसे। इसके आगे जो मैं कहानी बोलने जा रहा हूँ, मुझे इस तरह की कहानी, मुझे लगता है एंटरटेनमेंट की जो डेफिनेशन है ना, हमारी सोसाइटी में कुछ गलत डेफिनेशन सिखाया गया। वी लिव्ड विद दैट कि फिल्म में 4 गाना होगा, 2 डांस नंबर होगा, तो वो एंटरटेनमेंट होगा, ऐसा कुछ हमें सिखाया गया था। राज कपूर साहब के टाइम से हमने सिखाया गया था कि हम लोग सपना देखना पसंद करते हैं तो हम सपना बेचते हैं। मुझे इसके साथ बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता। मुझे लगता है हमारी जिंदगी ही है सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट, जो आपकी रियल क्राई होता है, रियल स्माइल होता है, रियल इमोशन होता है, रियल हक होता है,
वो सब रियल होता है, और उससे जो एंटरटेनमेंट निकल के आते हैं वो दुनिया को सबसे ज्यादा टच करते हैं। और मुझे इसकी कोई सिनेमा सेंस की क्लासेस की जरूरत नहीं है कि आज तक दुनिया में जितनी पॉपुलर सिनेमा, जो ऑथेंटिक सिनेमा या क्लासिक बना है, वो जिंदगी से निकल के आया हुआ है। वो आप आइजनस्टाइन की सिनेमा हो, गॉदर ट्रूफो की सिनेमा हो, सब जिंदगी से निकल के आई हुई है। तो ये मानने की मुझे जरूरत नहीं है कि हीरो हीरोइन पेड़ के नीचे डांस नहीं करेंगे तो एंटरटेनमेंट नहीं होता है। तो मुझे जिंदगी की कहानी बोलना अच्छा लगता है, मैं आगे भी ऐसा ही कहानी बोलूंगा। बाद में वो कंट्रोवर्शियल होगा या क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। जैसे कोई इंसान रोमांटिक फिल्म नहीं बना सकता, फिल्म बनता है बाद में वो रोमांटिक हो जाता है, वैसे ही मैं फिल्म बनाता हूँ बाद में वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। थैंक यू। एक चीज एक्चुअली मैं जैसे बोलना चाहूँगा कि जैसे दादा ने बोला, आई एम वेरी हैप्पी टू कि दादा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। जैसे मेरा ये मानना है कि दुनिया में ना बहुत सारी फिल्में बनती हैं और लोगों को बनानी भी चाहिए, बट क्या है ना कि मेरा एक मैं खुद से भी एक सवाल करता रहता हूँ कि व्हेन दादा साहब फाल्के स्टार्टेड टू मेक अ सिनेमा, so that time like 90%, I think 99% message was there and only 1% or 2% I think commercialization, उसमें बहुत सारी problems थी, but right now like commercialization बहुत ज़्यादा है, then message फिल्मों में बहुत कम है। और ऐसी फिल्में रूटेड कहानियाँ अपने इंडिया में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, why we are making cinema, so this is like a big question। जब मैंने ये फिल्म पढ़ी एंड उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वी आर मेकिंग दिस फिल्म कि जो रिचुअल्स हो रहे हैं, रिचुअल्स अननेसेसरी जो रिचुअल्स हो रहे हैं, उनको आप जब फिल्म देखोगे तो उसके बाद में आपको रियलाइज, आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि मतलब रिचुअल्स एंड जो अंधविश्वास है ना, उस पे जो है उसका कोई वजूद है नहीं देखा जाए तो। लेकिन लोग फिर भी ना कहीं उसी में फंसे हुए हैं, और ऐसे सिनेमा, ऐसी चीज़ें और ऐसी रूटेड स्क्रिप्ट्स बननी चाहिए। और ये ऑडियंस जो इंडिया की जो हमारी ऑडियंस है, वही इस तरह के सिनेमा को, इस तरह की चीज़ों को आगे जो बढ़ा सकती है, चीज़ें करवा सकती है। तो सबके लिए आप लोग देखिए। थैंक यू। मतलब इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है गैंजेस टू सैन फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पे 5 अवार्ड मिला था। दैट इज द ओनली फेस्टिवल वी पार्टिसिपेटेड। सो मुझे ये मेंशन करने के पीछे ये लॉजिक था, वहाँ पे 2 स्क्रीनिंग था, बिल्कुल फुल हाउस स्क्रीनिंग था, और सारे फ्रेंच ऑडियंस थे, मतलब इंडियन ऑडियंस 2-4 ही थे। फिल्म खत्म होने के बाद जिस लेवल पे कन्वर्सेशन हमारी चलता था, 1 घंटा 1.5 घंटा तक भी चले, और अवार्ड के दिन तो और ज्यादा कन्वर्सेशन था। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो यूरोप की दर्शक है, जो विदेश की दर्शकें हैं, जो इंडियन सिनेमा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उनको बहुत इंटरेस्ट है इस तरह की सब्जेक्ट के बारे में। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ इंडिया की बुरे चीज दिखाना नहीं, ये इस देश की जो कल्चर है ना, ये कल्चर के बारे में इन लोगों ने इतनी सारे डिस्कशन की कि मुझे ये लगा कि इस तरह की फिल्म सही में और बनना चाहिए। और ये फिल्म अगर सक्सेसफुल हुआ तो मुझे लगता है बहुत लोग कोशिश करेंगे इस तरह की फिल्म बनाने के लिए। जैसे केरला स्टोरी सक्सेस के बाद कई सारे स्टोरियां आई मार्केट में, वो चला नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अगर ये फिल्म इंस्पायर करे और फिल्म बनने के लिए, तो मुझे लगता है ये हमारी सक्सेस होगी।